लेके, स्पेशली मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल बिजनेस को, वहां पे इंडिया का प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लोग को आके यहाँ पे देखना उचित रहेगा कि इंडिया का जो चेंजेस आए हैं और इंडिया में फॉरेनर्स को लाइफस्टाइल का कितना आसानी से हो सकता है, ये इसका एक डिस्कनेक्ट है। और मेरे लिए ये जो टूरिज्म का जो इस बार फोकस है, और हिमालय टू माउंट फूजी का जो एक कनेक्टिविटी बोल रहे हैं टूरिज्म में, मेरा इसमें उम्मीद है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट जब एस्टैब्लिश्ड होंगे और काफी अच्छा फैल जाएंगे जापान में, उसमें लोगों को फर्क पड़ने वाले हैं इस सेक्टर में, कि एक ट्रस्ट और एक बिजनेस करने का जो एक खुद का ऊपर विश्वास होता है कि हम वहां पे जाके बिजनेस कर सकते हैं, ये वाला जो ट्रस्ट है, ये शायद ये टूरिज्म का वजह से ये बढ़ने का चांसेस हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर। एम्बेसडर दयाल, अगर हम एक बार वापस स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करें, 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच में आपूर्ति और जो सामरिक ठिकाने थे उनके इस्तेमाल को लेकर एक करार हुआ था, एक समझौता हुआ था, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, ये 2021 में लागू हुआ। तो किस तरह से आप देखते हैं कि ये तीनों सेनाओं की बात हो या जो तटरक्षक बल है उनके बीच की जो स्टाफ की वार्ता कही जाए या उच्च स्तरीय वार्ता जो है, ये कितना मुफीद है दोनों देशों के लिए? क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कुछ समय पहले तक की जो क्वाड के तहत जो एक्सरसाइजेज हैं वो केवल हो रही थी, लेकिन ये उससे हम एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़े हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे क्वाड की एक्सरसाइजेज हो या मालाबार एक्सरसाइजेज हो या जिस तरह ये गार्जियन धर्मा गार्जियन एक्सरसाइजेज हो, इससे क्या लाभ होता है? एक तो इंटर ऑपरेबिलिटी की, एक कम्युनिकेशन कि भारत का अगर जहाज है वो जापान के जहाज के साथ कम्युनिकेट कर सके, क्या फ्रीक्वेंसीज है, क्या कोडिंग है। जैसे कि बहुत छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर उनका हवाई जहाज है तो एयरफोर्स का तो लेडर कितनी ऊंची है, वहां तो बहुत सारी चीजें छोटी बड़ी होती हैं। एक इंटर ऑपरेबिलिटी और एक विश्वास, जैसा कि प्रोफेसर सबरी ने कहा कि हमारा भारत और जापान का एक दूसरे के ऊपर विश्वास है और दोनों मित्रता है, विश्वास है, भरोसा है। पर आर्म्ड फोर्सेस के जो लीडर्स हैं, जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल्स हैं, उनमें भी एक दूसरे के साथ एक विश्वास पैदा हो, एक दूसरे के साथ क्या मैं कर सकता हूं, क्या आप कर सकते हैं, क्या हम साथ साथ कर सकते हैं, इस तरह का सोच आए। और इंडो पैसिफिक को, ये तो प्रधानमंत्री आबे ने कहा था कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशंस, इंडियन ओशन और पैसिफिक, वो तो उनका ही विचार था। तो अगर दोनों देशों को और देशों के साथ साथ मिलकर पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को शांति और स्थिरता का क्षेत्र बनाना है, तो कहीं ना कहीं दोनों की नेवीज को भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होगा। अगर कोई खतरा है तो मान लीजिए कोई दुश्मन की कोई सबमरीन है, तो कहाँ वो ट्रैक कर सकते हैं, सब मिलके उसको ट्रैक करते हैं कि कहाँ पहुंची कहाँ नहीं पहुंची। तो इसमें इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं मित्र देश। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते, जो लाभ इन सब एक्सरसाइजेस से होगा। जी, G20 में भारत की अध्यक्षता, भारत का विजन, उसको कहीं ना कहीं पोषित करने के लिए, पल्लवित करने के लिए कहा जाए, जापान का कितना साथ आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद होता है, बहुत लेवल्स पर हम आगे बढ़े हैं, तो जो इस तरह की जो इनिशिएटिव्स जो भारत के पास हैं, उसमें कितना एक तरह से कहना चाहिए कि जिम्मेदारी, या ये कहा जाए कि कितना सहयोग जापान की तरफ से देखा जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है? देखिए, भारत, सबसे पहले हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि G20 का जो ध्येय है, उद्देश्य है जी, वो इकोनॉमिक है। उसको हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि यूक्रेन वगैरह का मामले से वो हाईजैक ना हो जाए, और ग्लोबल साउथ को जो भी उनकी
समस्याएं हैं, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर की जो समस्या सामने आ रही है, उसको कैसे सब देश मिलकर उसका निदान करें। और इसमें जापान एक बहुत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक शक्ति है, उसके ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस के बड़े जबरदस्त प्रोग्राम पूरे विश्व में है। हमारा साथ साथ मिलकर हम अफ्रीका में काम करें, बांग्लादेश में काम करें, श्रीलंका में काम करें, अगर हो सके तो नेपाल में भी काम करें। और पूरे इसमें जापान और भारत अगर साथ मिलकर कोई ध्येय देंगे, देखिए जैसे कि हमारे तरफ से कहा गया है कि विश्व बैंक और जितने एजेंसीज हैं उसमें ऋण देने की उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। तो उसमें बड़े स्पेसिफिक प्रपोजल्स कुछ हमारी तरफ से आए हैं, इतनी सारी मीटिंग्स हो रही हैं। उसमें अब जापान G7 का चेयरमैन है, तो G7 के दो ही शेयर माने ना भाई, रिच देश तो वही है, पैसा तो वही कंट्रोल करते हैं जी। तो भारत और जापान साथ मिलके भारत और डेवलपिंग कंट्रीज का ग्लोबल साउथ के जो उद्देश्य हैं जी। उनको पूरा करने में कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ 7 के जो मेंबर्स हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक और सब संस्थाओं को कंट्रोल करते हैं। तो वहां जापान और भारत अगर साथ साथ मिलकर काम करे, मैं समझता हूं कि हमारी G20 का जो सितंबर में बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय इकोनॉमिक क्षेत्र में निकल सकते हैं। जी। प्रोफेसर चौधरी, अगर ये जो वर्तमान की जो स्थिति है, चाहे वो अमेरिका भारत के संबंध हो, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड का जो पूरा देशों के साथ आप देखती हैं, जापान के साथ में इतने सुदृढ़ संबंध, किस तरह से ये भारत की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है आप उसको जोड़ेंगे? G7 में भारत को आमंत्रित किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने उनका आमंत्रण भी स्वीकार किया। ये जो सारी एक तरह से विश्व परिदृश्य पर भारत का जो बढ़ता हुआ दबदबा अगर कहा जाए, किस तरह से देखती हैं आप इसको? देखिए, ये जो भारत का जो आज का दिन में क्यों नहीं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, हमारा फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर कंट्री है हम। स्किल्ड वर्कर्स में देखा जाए तो चीप स्किल लेबर हमारे देश का है। तो ये 3 बड़ा इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है जो ऑब्वियसली हमें वर्ल्ड ऑर्डर में देखा जाए तो हमारा उन्नति इसी वजह से है। और ये जो बोला जा रहा है आजकल डिबेट्स में 2 है, या तो इंडिया इज ए स्विंग कंट्री, क्योंकि वेस्ट और ईस्ट का जो स्विंग बैलेंसिंग करने का जो एक लीडरशिप है वो इंडिया लगभग दिखाई दे रहा है कि इंडिया को मिल रहा है चांसेस, और ये एक जगह पे हम लोग अपना जगह बना भी रहे हैं। वो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में ही बोलिएगा, ये पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स में हम लोग आगे एक क्लियर क्लैरिटी के साथ हम इस बार निकल रहे हैं। वो सागर पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी बोलिए और एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलिए, इस तरफ वेस्ट पॉलिसीज जो आज निकल आ रहे हैं, ये सब में हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है पोजीशनिंग इंडिया इन द वर्ल्ड ऑर्डर। और ये जगह ये जो हम लोगों का आमंत्रण मिलता है कि G7 में जाने के लिए या और सारे प्लेटफॉर्म्स में, ये यही दिखाता है कि हमारा ऊपर एक लोगों का विश्वास बोलिए। और G20 में लार्जर पॉपुलेशन, लार्जर स्मॉलर डेवलपिंग कंट्रीज का एक वॉइस हो गया इंडिया, और वो जापान का अपना डेवलपमेंटल पॉलिसी पेपर में लिखा हुआ है कि इंडिया का वही जगह पे इंडिया के साथ ये लोग बात करना चाहते हैं कि कैसे ये लिटोरल स्मॉलर स्टेट्स को जब जापान आगे बढ़ाए और एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम से जहां पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला पाए। तो ये तो अभी और इसके लिए कोई डिबेट और नहीं रखा गया कि हमारा देश का एक इम्पोर्टेंट पोजीशन मिल गया है इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में। जी, जब चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की बात करती है एम्बेसडर त्याल, जब जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स की बात करें, जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स में जापान के साथ जो बढ़ी हुई आत्मीयता, ये कहें कि बढ़ी हुई दोस्ती जो है, वो भारत की अपनी स्थिति को कैसे उसने सुदृढ़ किया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारत का बहुत एक सकारात्मक रोल है पूरे विश्व में स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने में, और
हम भारत केवल जापान का भी मित्र है, ऑस्ट्रेलिया का भी मित्र है, अमेरिका का भी मित्र है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन से भी कभी भी बात कर सकते हैं। तो भारत को मैं समझता हूं कि विश्व के जो भी मुख्य देश हैं वो समझते हैं कि भारत का सकारात्मक एक रोल है जो पूरे विश्व में शांति और समृद्धि की तरफ सब देशों को साथ मिलकर ले जाना चाहता है। जी। और ये एक विश्वास और कि भारत का अपना कोई उसमें ऐसा संकीर्ण सोच नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी हमारी पॉजिटिविटी है। और दूसरी चीज, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की अपना एक व्यक्तित्व है, अपना एक स्थान है विश्व के राजनेताओं में, और एक बहुत मजबूत देश उनके पीछे खड़ा हुआ है। भारत 5वीं इकोनॉमी बढ़ती हुई हमारी क्षमता है, हमारी फोर्सेस की क्षमता है, इकोनॉमी की क्षमता है, स्किल्ड पावर। अब देखिए वर्ल्ड बैंक के शायद अगले जो प्रेसिडेंट होंगे वो भी भारतीय मूल के होंगे। तो जहां भी भारतीय मूल के लोग जाते हैं वो भी एक बड़ा सकारात्मक काम वहां पर करते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था के लिए। वहां के लोगों, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, चाहे गल्फ हो, चाहे अमेरिका हो, तो कई तरह से भारत का एक स्थान पूरे विश्व में बढ़ रहा है। और हम जो हमारा स्थान भारत का होना चाहिए विश्व में, उसका वो धीरे धीरे मिल रहा है। G7 में भारत को बुलाया गया है, ठीक है, और हमेशा कई सालों से बुलाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को G7 की। ये केवल G20 की अध्यक्षता की वजह से नहीं है जी। ये तो ठीक है, 1 साल के लिए है, पर जिस तरह से इसको भी हमने प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयत्न किया है कि केवल बात ही ना हो, वहां से कुछ आउटकम हो, कुछ रिजल्ट निकले, कुछ इस तरह के फैसले हो जिससे पूरे विश्व को फायदा हो, ग्लोबल साउथ को फायदा हो। तो भारत का एक विश्वास दुनिया का भारत के ऊपर बढ़ रहा है, और भारत का रोल भी दुनिया में हर तरह से बढ़ रहा है। जी। प्रोफेसर चौधरी, भारत जापान राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो चुके हैं, 2022 में ही पूरे हो चुके हैं। किस तरह से देखती है आगे की राह दोनों देशों के बीच में? आज का दिन देखा जाए तो यही पता दिखाई दे रहा है कि इंडिया और जापान का रिलेशनशिप कितना आगे बढ़ चुका है। हर साल 3 या 4 बार हमारा दोनों देश का प्राइम मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, या तो मल्टीलैटरल एंगेजमेंट का बीच में टाइम निकाल के दोनों बात कर लेते हैं। ये दिखाते हैं कि हमारा रिलेशनशिप कितना मजबूती से खड़े हैं आज का दिन में। और जो वेक्टर्स है जहां पे खड़े हैं, वो स्ट्रैटेजी की बोलिए, इकोनॉमिक्स बोलिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हर जगह पे फैले हुए हैं। और जो दुनिया का आज का जो टर्बुलेंट पीरियड हो रहा है, इस जगह पे इन दोनों देश का जो पार्टनरशिप में जो उम्मीद रखते हैं छोटे देशों, वो उसको देखते हुए हमारा देश का जो दोनों देश का रिलेशनशिप आगे मजबूती से बढ़ेंगे और ज्यादा एरियाज निकाल आएंगे जिसमें ये लोग इकट्ठे बायलैटरल कोऑपरेशन और क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन में उम्मीद रखती हूं मैं कि वो दिखाई देगा। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज बोलिए, डिजिटल इकोनॉमी बोलिए, और ये पीपल टू पीपल कनेक्ट बोलिए, ये तीनों एरियाज जो जहां पे कम आज के दिन में कम दिखाई दे रहे हैं, वो ज्यादा फैलेगा, और इससे हमारा दोनों देश का और भी रिलेशनशिप में और भी मजबूती लाएंगे। जी। एम्बेसडर तयाल, दोनों देश हैं भारत जापान, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, G20, G7। प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स में भारत जापान से किस भूमिका की उम्मीद कर रही है दुनिया? भारत और जापान की दोस्ती को और ये जो आपसी संबंध है, इससे क्या कुछ लाभ दुनिया समझ रही है? देखिए, भारत और जापान यूनाइटेड नेशंस में है, ग्रुप ऑफ 20 में है, बहुत सारी संस्थाएं हैं विश्व की जहां भारत और जापान दोनों मौजूद हैं, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और वहां कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ विश्व के और जो देश हैं वो भी इस
मित्रता को एक पॉजिटिव रूप में देखेंगे कि भारत और जापान के संबंध अगर प्रगाढ़ होते हैं और मित्रता बढ़ती है तो भारत और जापान का तो लाभ है ही, पूरे इंडो पैसिफिक का लाभ है। और जिस तरह से भारत और जापान ने अफ्रीका में भी प्रयत्न किया है कि साथ मिलकर वहां काम करें, जापान भी वहां अपना पदचिह्न बढ़ाना चाहता है, जी तो इसका एक पॉजिटिव आउटकम पर मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट पर बहुत जापान ओडीए इस समय दे रहा